नवंबर की एक खूबसूरत सी शाम, हल्की हल्की हवा में बाहर आप जाएं तो ठंडक महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि राजधानी दिल्ली एक नए मौसम का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन यहाँ इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं या स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं, जितने बुद्धिमान लोग हैं, उन सब बुद्धिमान लोगों का एक साथ जो अक्ल का वज़न है वो इस कमरे के तापमान को मुझे लगता है बाहर से और यहाँ के बीच कई डिग्री ऊपर बढ़ा रहा है। लेकिन हवा में जिस तरह का प्रदूषण है, जिस तरह का जहर है हवा में, इस ठंडक के बावजूद वो बताता है कि जो हमारी सियासत है आज की, और सियासत ने इस हवा में जो जहर मिलाया है उसमें फेफड़ों को ये इजाज़त नहीं। बताया जा रहा है कि ये हवा हानिकारक है। ये हवा फेफड़ों के लिए इतनी हानिकारक है कि सिर्फ कुछ ही सांसें ली जाएं तो ठीक है, इससे ज़्यादा अगर सांसें ली जाएंगी तो हमारे दौर के आका कहेंगे कि ये गैर कानूनी है। और ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहाँ सिर्फ सांसें नहीं, कुछ लोग, बल्कि कुछ लोग नहीं, बाकायदा एक तबका लोगों का, जिनके बाप दादा परदादा उन सब की यहाँ कब्रें मौजूद हैं, उन सब को, उनके अस्तित्व को गैर कानूनी करार देने की मुहिम तैयार है। यहाँ इस वक्त मैं देख रही हूँ, यहाँ बैनर पर कुलदीप नैयर साहब हैं, महात्मा गांधी की तस्वीर है, यहाँ सब लोग बैठ रहे हैं, एक दूसरे से सहमत हो रहे हैं, कोई गाली गलौज नहीं है, कोई यहाँ पर डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स नहीं हो रही हैं, जो अक्सर जैसा आजकल माहौल हो गया है। ऐसा लगता है कि ये माहौल, इस कमरे में एक छोटी सी क्रांति हो रही है, जैसे कि कोई ख्वाब हो। ऐसे वक्त में ये अवार्ड आया है। कई बार जब मुझे फ़ोन आया तो कई बार जो है अपने को खुद चींटी काट कर सोचना पड़ा और सुनना पड़ा कि वाकई ये अवार्ड आया है, क्योंकि ये ऐसे वक्त में आया है कि जबकि मैं और मेरे संस्थान, उनके लिए बहुत से लोगों ने मरसिए लिख दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा जनाजा उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे वक्त में, इस शरीर में, मुझ में, मेरी पत्रकारिता में, मैं कहूँगी मेरे संस्थान में एक तरह से एक नई रूह फूंकने का काम किया है इस अवार्ड ने। और इस अवार्ड की जो भविष्यवाणी थी, तो मैं सोच रही थी उन 11 ज्योतिषियों ने भी नहीं की थी जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भारत को जिता दिया था। ये वक्त कुछ ऐसा है, जैसे मैं कह रही थी कि साया भी साथ छोड़ रहा है। ऐसा वक्त है कि जब बिल्कुल सगे रिश्तेदार, बहुत करीबी दोस्त मेरे साथ देखा नहीं जाना चाहते, वो अपने को सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजी में उसको सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं। बहुत सारे लोग जब मुझे मिल जाते हैं कहीं किसी महफिल में, तो कहते हैं हम आपको फ़ोन नहीं करते इस डर से कि कहीं हमारा नाम भी आपके साथ ना आ जाए। ऐसे वक्त में, और मुझे लगता है कि ये उनसे क्या शिकायत करूं, उन रिश्तेदारों से भी क्या शिकायत करूं जो अपनी महफिलों में, अपनी शादियों में, सालगिरह में आजकल मुझे बुलाते नहीं हैं, क्योंकि मेरे साथ देखा जाना नुकसानदेह हो सकता है। वो मेरी पत्रकारिता से सहमत है, लेकिन उसके बावजूद वो खतरे नहीं उठाना चाहते जो मेरी पहचान के साथ फिलहाल शामिल हैं। और शायद मैं उनको दोष भी नहीं देना चाहती। मैं इसलिए उनको दोष नहीं देना चाहती क्योंकि जिस तरह का फिलहाल माहौल है, अब ये देखिए कि द वायर पर जिस तरह की रेड पड़ी, इत्तेफाक से मैं उस वक्त ऑफिस में मौजूद थी। तमाम कानूनी जो दिशा निर्देश हैं वो ये बताते हैं कि आप किसी पत्रकार का फ़ोन या कोई भी डिवाइस आप पुलिस अपने कब्जे में नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ उन लोगों के तो लिए ही गए कब्जे में, उनके फ़ोन्स और लैपटॉप्स, जिन लोगों के केस में नाम दर्ज थे, उनके भी जिनके दर्ज नहीं थे, बिना ये समझे हुए कि एक पत्रकार का फ़ोन सिर्फ पत्रकार का नहीं होता, एक पत्रकार का जीवन सिर्फ उस पत्रकार का नहीं होता, एक पत्रकार का वक्त सिर्फ उस पत्रकार का नहीं होता, तो क्या वाकई उन दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उन मिलने वालों को हम वाकई दोष दे सकते हैं? क्योंकि जाहिर है जो बातचीत है तमाम, आप ये सोचिए कि एक खबर मेरी छप रही है या एक खबर देखी जा रही है मेरे केस में, और बहुत सारी दूसरी खबरों पे मैं काम कर रही हूँ। तो ये जो अधिकारों का हनन है, ये सिर्फ एक पत्रकार के अधिकार का हनन नहीं है, ये जनता के अधिकारों का हनन है। और ये समझना भी इस वक्त ज़रूर है, क्योंकि जो सवाल मैं, मेरे जैसे लोग उठाते हैं पत्रकार, वो सवाल जनता के हैं।
जब आप मेरा गला घोटते हैं तो आम जनता का गला घोट रहे हैं। आप नहीं चाहते कि वो जो जनता के सवाल हैं उनका कोई जवाब दे। गांधी शांति प्रतिष्ठान एक ऐसा संस्थान जो कि महात्मा गांधी के नाम पर बना हुआ है। वो महात्मा जिनको उन्होंने एक बार मारा, लेकिन उतने बार मार के उन्हें तसल्ली नहीं हुई। या मैं कहूँगी कि महात्मा को वो एक बार मार के मार नहीं पाए, इसलिए लगातार वो हर रोज़ महात्मा गांधी को मारने की कोशिश करते हैं। वो महात्मा गांधी को मारने की कोशिश करते हैं जब गौ रक्षा के नाम पर किसी अखलाक, किसी पहलू खान का कत्ल हो जाता है। वो महात्मा गांधी को मारने की कोशिश करते हैं जब राजस्थान का एक 9 साल का बच्चा अपने टीचर की बर्तन से पानी पीने के लिए पीट कर मार दिया जाता है। जब एक दलित को मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर अपनी जान गंवानी पड़ती है। महात्मा गांधी को उनकी रूह को तभी तकलीफ होती है जब एक मुस्लिम लड़का अपनी स्कूल या कॉलेज स्वीटहार्ट से शादी नहीं कर सकता। उससे मोहब्बत करता है लेकिन शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो दूसरे मजहब की है, क्योंकि वो जानता है इसमें किस तरह के खतरे मौजूद हैं उसके लिए, उसके परिवार के लिए। क्योंकि एक मुस्लिम लड़का प्रेम नहीं कर सकता, वो सिर्फ जिहाद करता है। आज उस माहौल में हर रोज महात्मा गांधी की हत्या होती है जब एक आफरीन फातिमा के घर पर सरकारी बुलडोजर चलते हैं। उन बुलडोजरों का लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। हमारे दौर के टीवी चैनल उन लाइव बुलडोजरों को ढाना, एक किरची किरची जब मकान की गिराई जाती है, जब एक साथ पूरा मकान ढह रहा होता है, तो जोश में नारेबाजी करता है टीवी का पत्रकार और कहता है अब सब कुछ खत्म हो गया। अचानक उसे मलबे से एक पर्चा निकल आता है। उस पर्चे पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। टीवी का रिपोर्टर जोर से चिल्लाता है। स्टूडियो से लाइव बातचीत हो रही है और वो कहता है उर्दू में लिखा एक पर्चा मिला है, बराबर में फिलिस्तीन का झंडा भी है। लगता है कि आफरीन के परिवार और उनके पिता के संबंध आतंकवादियों से हैं। आफरीन का जब घर ढाया जा रहा होता है तो उस वक्त उसका लाइव ब्रॉडकास्ट इसलिए होता है क्योंकि उस लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए पूरा नेशनल ऑडियंस तैयार है। हम अक्सर पढ़ा करते थे कि समाज में नए नेता पनपते हैं। पिछले 8 साल में नई जनता बनाई गई है। वो जनता जो आफरीन फातिमा के किरची किरची होते हुए घर, उसके घर के बर्तन, उसकी किताबें, उसके कपड़े, उसकी हर पर्सनल और पब्लिक चीज जब बाहर सड़क पे पड़ी होती है, उसका लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, तब वो पॉपकॉर्न हाथ में रखकर उस पूरे शो का, उस तमाशे को एंजॉय कर रहा होता है। पिछले 8 साल की टीवी पत्रकारिता ने ये जनता बनाई है। वो जनता जो ये कहती है और पत्रकार जो ये कहता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। कई बार पढ़ती हूँ, हर रोज इस बात को कहते हैं कि हजारों लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी कोई चुनाव नहीं जीतेंगे। पत्रकार को पता है राहुल गांधी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, वो भारत जोड़ने की बातें कर रहे हैं। पत्रकार को पता है कि जो बाजार है वो नफरत का बाजार है, मोहब्बत का नहीं। मोहब्बत का स्टॉक डाउन है। उनको पता है कि राहुल गांधी जब तक नफरत के बदले और ज्यादा नफरत, टूटने की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ और ज्यादा विभाजनकारी बातें जब तक नहीं कहेंगे, तब तक उनके लोकप्रियता की, उनकी किसी भी चुनाव जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये 8 साल की बनाई हुई जनता है जो एंकर जितना ज्यादा जहरीला होगा, जितना ज्यादा विभाजनकारी होगा, उसे और ज्यादा प्रमोशन दिया जाएगा। शुरू में वो सुबह का 8 बजे का बुलेटिन पढ़ता था, फिर शाम को 5 बजे आ गया। 5 बजे से उसे हिम्मत मिली और ज्यादा नफरत फैलाने लगा। वो बात करने लगा कि कैसे मुसलमान और ईसाई सब विदेशी हैं। वो बातें करने लगा कि कैसे मनुस्मृति में इस तरह की बातें लिखी हैं जिन्हें संविधान में शामिल करना बहुत जरूरी है। वो कहने लगा कि कैसे ये 20 करोड़ जो लोग हैं, ये इनकी पूरी जो वफादारी है उस पर शक करना जरूरी है। वो ट्रेनों में बैठे हुए नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों के वीडियोस को वायरल करने लगा और फिर उसका प्रमोशन हो गया। वो 5 बजे से 9 बजे की खबरें पढ़ने लगा।
50,000 तनख्वाह मिलती थी, अब 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। तो ये नफरत का जो पूरा बाजार है, ये भी पिछले 1 दशक, या मैं बहुत प्रिसाइसली मैं कहूँ तो लगभग जो हमारा पिछला 8 साल है, ये उसकी एक देन है। कुलदीप नैयर का भी मैं जिक्र करूंगी, लेकिन महात्मा गांधी का जिक्र इस बात के नजरिए से भी मैं करना चाहती हूँ कि अक्सर जिक्र हुआ कि मैं फॉरेन असाइनमेंट्स पे जाती हूँ, विदेशी दौरों पर। बहुत चर्चा हुई है पिछले 8-10 साल में 2 गुजरातियों की। मैं जब विदेश जाती हूँ तो मुझे सिर्फ एक गुजराती का जिक्र मिलता है। जब मैं कहती हूँ कि मैं भारत से आई हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो मुझसे कहते हैं गांधी के देश से आई हूँ। मुझसे कभी किसी ने नहीं कहा कि मोदी के देश से आई हूँ। पिछले 8 साल में भी नहीं, जबकि वो व्यक्ति हमारे देश के सबसे ऊंचे पद पे बैठा हुआ है, तब भी मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि मोदी के देश से आई हो। सब कहते हैं गांधी के देश से आई हो। गांधी ही पिछले 100 साल में या उससे भी ज्यादा हमारे देश के अगले, पहले और आखिरी मैं कहूँगी ऐसे राजदूत हैं, एम्बेसडर ऑफ पीस। और ये सबसे ज्यादा उन देशों में मैंने देखा जहाँ सबसे ज्यादा जो सामाजिक अशांति है, जो राजनीतिक अशांति है। मैं खासकर जर्मनी का जिक्र करना चाहती हूँ, जहाँ मैंने बर्लिन और म्यूनिक की दीवारों पर महात्मा गांधी के पोस्टर छपे देखे और वहां पर महात्मा गांधी के कोट्स देखे। फिर समझ में आया कि जर्मनी में ही इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है। तो सोचा कि जहां हिटलर होते हैं वहीं गांधी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। मैं अपने इस एड्रेस को छोटा रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि शाम जाहिर है लंबी हो चुकी है काफ़ी, और मैं इस वक्त जिक्र करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ कि रवीश कुमार ने 5 साल पहले इसी मंच से जिन बातों का जिक्र किया था, जिस टीवी के एंकर का उन्होंने जिक्र किया था, कि किस तरीके से ये पहचानना ज़रूरी है। जब ये हम समझते हैं, बार बार इस बात पे चर्चा हो रही है कि पत्रकारिता में आखिर क्या बदल गया है, क्यों ये कहा जा रहा है कि इस तरफ के पत्रकार या उस तरफ के पत्रकार। मैं तो कहती हूँ कि शांति, इंसाफ, संविधान और लोकतंत्र उसका सिर्फ एक तरफ होता है, और वही सही तरफ है। जो भी इस तरफ खड़ा है वही सही तरफ खड़ा है। पत्रकारिता की किताब में जो मैंने पढ़ा था 20-22 साल पहले, सब कुछ ऐसा लगता है कि कम पढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि कमोबेश कि इसके अब कोई मायने नहीं है, क्योंकि बदलती राजनीति में पत्रकारिता की परिभाषा को भी बदलना होगा। और मैं आज चाहती हूँ कि इस महफिल में हम इस पे भी चर्चा करें कि क्या पत्रकारिता के वही मानदंड, वही मापदंड, वही उद्देश्य, वही सिद्धांत जो 10 साल पहले हुआ करते थे, क्या अभी भी अप्लाई होते हैं। मुझ पर जब सोशल मीडिया पर हमला होता है तो कितना हमला इस बात के लिए होता है कि मैं पत्रकार हूं, और कितना हमला इस बात के लिए होता है कि मैं मुसलमान हूं। मैं आपको बता सकती हूं कि 90% हमले सिर्फ इस बात के लिए होते हैं कि मेरी धार्मिक पहचान क्या है। हालांकि मकसद उसका यही होता है कि मेरी पत्रकारिता को अटैक करना है, क्योंकि जब मेरी लोकप्रियता बढ़ रही होती है, जब मैं नए आंदोलन कवर करती हूँ, जब मैं लोगों के पास जाती हूँ, उनके मुद्दे उठाने की कोशिश करती हूँ, खासकर हाशिए के समुदाय के लोग, जिनमें ज्यादातर बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं, तो वो ये कहते हैं कि इसकी बात पर यकीन मत करो, क्योंकि ये कोई पत्रकार नहीं है, ये सिर्फ मुसलमान है। तो जब मेरी धार्मिक पहचान पे हमला होता है, तब भी वो मेरी पत्रकारिता पे हमला करना चाहते हैं। तो जब मुझ पे हमला एक मुसलमान की तरह हो रहा है, तो मेरा जवाब कैसा होना चाहिए। तो इसलिए जो पत्रकारिता के सिद्धांत हैं, जो पत्रकारिता के मैंने कहा मापदंड और मानदंड हैं, वो भी बदलने चाहिए। कि क्या इस दौर में जो पत्रकारिता है, लोग कहते हैं आप पत्रकार नहीं हैं, आप एक्टिविस्ट हैं। मैं कहती हूँ मैं एक्टिव जर्नलिस्ट हूँ। रवीश कुमार कह रहे थे 5 साल पहले कि पत्रकार जो टीवी का एंकर है गुंडा हो गया है। आज मैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मैं कहती हूँ कि सिर्फ वो गुंडा नहीं, उस गुंडे की अपनी एक विचारधारा, वो गुंडा किस तरह का देश बनाना चाहता है, वो ये भी बता रहा है, हर रोज बता रहा है।
वो गुंडा सब पर हमला नहीं कर रहा है, वो हर कमजोर पर भी हमला नहीं कर रहा है। उसके हमले का निशाना बिल्कुल साफ है। वो इस देश को, इस राजनीति को, समाज को एक फांसीवादी देश में तब्दील करना चाहता है। वो 5 साल पहले का गुंडा अब एक फांसीवादी गुंडा है। और इसीलिए मैंने उस नई जनता का जिक्र किया कि नया नेता नहीं, अब नई जनता बन रही है जो नए नेता की मांग कर रही है। इसलिए राहुल गांधी की पॉलिटिक्स, प्यार मोहब्बत की पॉलिटिक्स काफी नहीं है, उसका स्टॉक बहुत गिरा हुआ है। हिटलर के जर्मनी में वहां उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करते थे, जोसेफ गोबल्स। आज सिर्फ एक मिनिस्टर से काम नहीं चलता। भारत बड़ा देश है, मिनिस्टर इतना प्रोपेगेंडा नहीं फैला पाएगा। इसलिए हर अखबार में, हर स्क्रीन पर हमें तहसील के लेवल पर गोबल्स चाहिए, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स चाहिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं उनकी तादाद इतनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक एंकर को मैं देख रही थी, इत्तेफाक से आज ही मैंने देखा स्क्रीन पर, इंस्टाग्राम पे उसकी बड़ी फॉलोइंग है, कई मिलियन लोग फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा दिखने वाला एंकर है, गोरा चिट्टा, जिसे कन्वेंशनली गुड लुकिंग कहा जाता है। वो एंकर गाता भी है, वो बजाता भी है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, देखने में लगता है कि बड़ा हार्मलेस है। फिर उसके चेहरे को एक तरफ से आप देखते हैं तो वैसा ही लगता है, जब दूसरी तरफ से चेहरा देखते हैं तो सीधे सीधे निरा नाजीवादी। इस तरह के लोग लोकप्रिय हो रहे हैं। अब से 8 साल में कहूँगी, 5 साल पहले भी जो ये हमारे दक्षिणपंथी नाजीवादी, मैंने न्यू नाजीज कहती हूँ, जो लोग अभी 2-3 साल में कन्वर्ट हुए हैं, तो ये जो न्यू नाजीज हैं ये इतने लोकप्रिय हैं कि जहाँ ये पहुँच जाते हैं हजारों लोगों की भीड़ वहाँ पहुँच जाती है। और इस भीड़ को इन्होंने खुद तैयार किया है, इन्होंने खुद अपना दर्शक वर्ग तैयार किया है। और यही दर्शक वर्ग अब एक नया भारत बना रहा है। उस नए भारत के नए नेता हैं। और ये पूरा जो तार है, इसे बंधते हुए आप साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर हमारे वक्त के जो खतरे हैं, अगर उन्हें हम समझेंगे तो शायद, क्योंकि यहाँ मेरी तारीफ या अजीत जी की तारीफ काफी नहीं है, हमें ये समझना होगा कि हमारी जो रीच है वो बहुत छोटी है। ठीक है, हम वहां पे मौजूद हैं, लेकिन एक नासूर को आप एक पेन किलर से खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, कभी कभी लगता है दर्द थोड़ा कम हुआ, पेन किलर ले ली, लेकिन ये नासूर बढ़ता जा रहा है। और आपको ये समझना होगा कि ये नासूर हर रोज किस तरह से आपके शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल रहा है, पूरे शरीर पर कब्जा कर रहा है। इन पेन किलर से, छोटे छोटे पेन किलर से थोड़ी देर के लिए राहत जरूर महसूस होती है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये जो बड़ा, जो जिसे हम तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, उससे लड़ना कितना जरूरी है। और सबसे ज्यादा शायद इस पर एक नई गोष्ठी, हमें एक अलग से गोष्ठी बिठानी होगी कि कैसे जो ये तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है, इसका मुकाबला कैसे किया जाए। मैं इस वक्त नाम लेना चाहती हूँ उन तमाम पत्रकारों के, वो लोग जो 2021 में मार दिए गए। मैं समझती हूँ कि ये जो बिल्कुल सही एक तरह से माहौल इस वक्त ये दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारी बहादुरी के चर्चे हो रहे हों, वो लोग जो हम यहाँ पर आज़ाद खड़े हैं, बोल पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे यहाँ बोलने की कीमत क्या है, लेकिन कम से कम जब तक ये लब आज़ाद हैं तब तक तो ज़रूर बोला जाए। तो जिनके लब आज़ाद नहीं है उनका नाम भी लेना बहुत ज़रूरी है। 2021 में ये कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट CPJ, उन्होंने ये लिस्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि अविनाश झा, चेतना केशवलू, मनीष कुमार सिंह, सुलभ श्रीवास्तव, ये 4 लोग ऐसे हैं जिनकी हत्या कर दी गई। दे वर मर्डर्ड। रमन कश्यप को कहा गया कि वो बहुत डेंजरस असाइनमेंट पे गए थे इसलिए मर गए। 2021 की ये लिस्ट है। अब तक 2022 की लिस्ट में 2 लोगों के अलावा दानिश सिद्दीकी भी शामिल हैं। दानिश आपको मालूम होगा जो अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों मारे गए। लेकिन 8 ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम यहाँ पर लेना चाहती हूँ, जिन लोगों को 2022 में अपनी आज़ादी गंवानी पड़ी और जेल उन्हें भेजा गया। 14 फरवरी को फहद शाह, एडिटर इन चीफ हैं, वो द कश्मीर वाला, कश्मीर का अखबार है, अभी भी वो जेल में है। 5 मार्च 2022 को गौरव बंसल, रिपोर्टर हैं, हिंदी डेली पंजाब केसरी के, और उनके ऊपर पुलिस ऑफिसर से खराब बर्ताव, मिसबिहेव करने का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। 30 मार्च को अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह,
जो डेली अमर उजाला के पत्रकार थे, इसके अलावा मनोज गुप्ता जो राष्ट्रीय सहारा के थे, इन तीनों को जेल भेज दिया गया। कोई सबूत नहीं मिले तो फिर ये रिहा हो गए। मार्च 30 को 1 महीने बाद ही इनकी रिहाई हुई। 17 अप्रैल को अब्दुल आला फजीली एक PhD स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के, उनको जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है SIA जम्मू कश्मीर की, उन्होंने अरेस्ट किया। उनके किसी ताज़ा काम के लिए नहीं, बल्कि 11 साल पहले लिखे गए एक आर्टिकल के लिए जो उन्होंने लिखा था, कश्मीर वाला में ही लिखा था, द शेकल्स ऑफ स्लेवरी विल ब्रेक, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो बंदिशें हैं गुलामी की वो टूट जाएंगी। इस नाम से उन्होंने आर्टिकल लिखा। 11 साल बाद उन्हें उसके लिए गिरफ्तार किया गया। 26 जून को 30 तसी तलवार को आप जानते हैं किस बर्बर तरीके से उनके घर में घुसकर उन्होंने कहा कि उन्हें चोटें भी आई। वो अलग बात है कि फिलहाल वो उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन क्या ये जख्म कभी भुला दिया जाएगा? हम भूल पाएंगे किस तरह से उस महिला जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी है पत्रकार होने के अलावा। मोहम्मद जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया। लगभग 1 महीने तक बिना किसी जुर्म के उनको जेल में रख पाए। यानी सोचिए कि पूरे देश की जो मैं कहूँगी सत्ता की ताकत थी और उसका अहंकार, किस तरीके से उन्हें दबाए रखा 1 महीने तक। उसके बाद जी न्यूज़ के पत्रकार थे रोहित रंजन, 7 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया गया और जुलाई 17 को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया रूपेश कुमार सिंह को UAPA के तहत। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ अपनी और मेरे संस्थान की। मेरे संपादक भी यहाँ बैठे हैं, सिद्धार्थ वरदराजन। मैं बहुत छोटे से कस्बे से आती हूँ, अजीत जी की तरह मेरे भी परिवार में कोई पत्रकार नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे लिखने का हमेशा शौक था, लेकिन ये नहीं मालूम था, लगता था कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ या टीचर बन जाऊँ, लेकिन मैं पत्रकार बनी। कैसे बनता है कोई पत्रकार? एक ऐसा पत्रकार जो साइटेशन में जिस तरह के अल्फाज कहे गए, हालांकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप लोग मुझे यहाँ सुनने आए हैं, लाखों लोग द वायर पर वीडियो देखते हैं हर रोज़। कैसे बनता है पत्रकार? मैं पिछले 20-22 साल से पत्रकारिता कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे न्यूज़ संस्थानों में काम किया, ऐसे न्यूज़ संस्थानों में भी काम किया जिन्होंने, मैं कहूँगी, मुझे टीवी पत्रकारिता सिखाई। उन्होंने मुझे टेक्निकल जो एबिलिटीज़ है मेरे अंदर वो सब वो लेकर आए। लेकिन हमेशा ये लगा मुझे कि शायद मुझ में कुछ कम है। हमेशा ये लगा कि मैं दूसरों से कम हूँ। हमेशा ये लगा कि मैं जो हूँ, मैं जहाँ से आती हूँ, मैं कुछ बीट्स ऐसी हैं जो कवर नहीं कर सकती हूँ। मैं ऐसे न्यूज़ रूम में भी रही जो देश के सबसे धर्मनिरपेक्ष न्यूज़ रूम्स कहे जाते हैं। उन न्यूज़ रूम्स में जहाँ लोग कहते थे हरे रंग के कपड़े पहन के आ गए और हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो मुझसे पूछते थे आर यू चीयरिंग फॉर पाकिस्तान? क्या तुम पाकिस्तान का समर्थन कर रही हो क्योंकि हरे रंग के कपड़े पहन के स्क्रीन पे आ रही हो? मेरा काम था हर रोज़ खबर देना। ऐसे भी लोग थे जो मजाक मजाक में ये कहा करते थे, हेलो सिमी की मेंबर, कैसी हो तुम? तो इस तरह की ये बहुत सारी ऐसी कड़वी यादें हैं जो मैं जिन्हें कभी दोबारा दोहराना नहीं चाहती, लेकिन उसके बावजूद मैं भूल जाकर अगली सुबह फिर से काम पे आना। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ इस तरह की खास बीट हुआ करती थी जो खास तरह के लोगों को नहीं दी जाया करती थी। ये बात चुभती थी जरूर, और चुभन इतनी कि बहुत साल गुजर जाने के बावजूद भी वो जो मैं कहूँगी जो जख्म वो चुभन देती है, वो कांटे देते हैं, वो शायद कभी जाते नहीं। लेकिन जब मैं द वायर में आई, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं घर आ गई। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं एक महिला के तौर पर, मैं जहाँ से भी आती हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं इस संस्थान में जो 30-32 लोग काम करते हैं, न मैं उनसे ऊपर हूँ, न मैं उनसे नीचे हूँ, मैं उनके बराबर हूँ, ठीक उनके जैसी हूँ। विचारधारा के स्तर पर हमारे न्यूज़ रूम में बहुत सारे अलग अलग लोगों के विचार हैं। हम बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मैं रोज़ जब अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करती हूँ, कभी मेरे एडिटर इस बात से सहमत होते हैं, कभी सहमत नहीं होते। कभी मैं झगड़ती हूँ तो मेरी बात मान लेते हैं, कभी वो ज़्यादा कहते हैं तो मैं उनकी बात मान लेती हूँ। ये बराबरी का रिश्ता है। इसलिए पहली बार मुझे ये लगा कि मैं अपने पूरे विश्वास के साथ, अपनी तमाम काबिलियत के साथ, अपनी अब तक जो मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी से और पत्रकारिता से, वो सब जमा करके जब मैं वायर में आई तो पहली बार लगा कि मेरी शख्सियत, मेरे अंदर का पत्रकार मुकम्मल हो गए हैं।
और इसलिए आप मेरी पत्रकारिता में जो चमक देखते हैं, मेरे चेहरे पे जो विश्वास देखते हैं, मैं जो बोलती हूँ, जिस तरह से दिखती हूँ, जहाँ जाती हूँ, जिन लोगों के बारे में बात करती हूँ, ये इस बात की गवाही है कि मैं अपने को एक नागरिक, एक पत्रकार के तौर पर बिल्कुल एक जैसा महसूस करती हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है संस्थागत जो पत्रकारिता है उसका बचे रहना। मैं यहाँ अजीत जी जैसे बहुत सारे जो लोग जो कि खुद खड़े हो गए हैं, अकेले खड़े हो गए, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत तारीफ करती हूँ, लेकिन आज मैं इस मंच से ये कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरे जैसे दर्जनों पत्रकारों के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो इंस्टीट्यूशनल जर्नलिज्म है, जो संस्थागत पत्रकारिता है, वो बची रहे। क्योंकि जो पॉलिटिकल इम्यूनिटी है वो हर पत्रकार की वो नहीं है कि वो अकेला खड़े होकर माइक लेकर चल पड़ेगा और उसके साथ कुछ नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। ये इंडिविजुअल हीरोइज्म का जमाना तो है, उसके साथ साथ अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टिव्स। 30-40 लोग जब एक साथ खड़े होते हैं तो वो ज्यादा मजबूत होते हैं। वहां एक संस्था होती है, वहां एक सिस्टम होता है। ये बहुत जरूरी है कि वायर जैसे संस्थान जो पत्रकारों को बिना ये देखे हुए कि वो कौन है, वो कहाँ से आते हैं, उन्हें बराबरी का दर्जा देकर वो पत्रकारिता उन्हें करने दें, उन्हें वो बनने दें जो वो हमेशा बनना चाहते थे। और इसीलिए संस्थागत पत्रकारिता का कोई दूसरा बदल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आज इस मंच से आप ये, इफ देयर इज वन टेक अवे दैट यू वांट टू टेक होम, कि जो संस्थागत पत्रकारिता है उसको बचाए रखना जरूरी है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका बचना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी बातें द वायर के बारे में कह के और किस तरह से जो हमारी पत्रकारिता है, क्यों मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं, मैंने खुद भी अपनी हद गिनाई कि हम छोटा सा पेन किलर हैं इतने बड़े नासूर के सामने, लेकिन उस तमाम हद को पहचानते हुए भी आज का ये सम्मान उस जिम्मेदारी में और ज्यादा इजाफा किया है जो जिम्मेदारी अक्सर मुझे महसूस होती रही है एक पत्रकार के तौर पर। जब एक लड़की आदिवासी छत्तीसगढ़ में रहने वाली मेरे ट्विटर, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करती है यूट्यूब पर और कहती है कि मेरे स्कूल में ये मुद्दा चल रहा है, मैं आपको जो मुझे 500 रुपये मिलते हैं जेब खर्च के, पॉकेट मनी के, उसमें से 50 रुपये महीना मैं आपको देती हूँ, पिछले 6 महीने से दे रही हूँ। आपने मेरा ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मैं आपको 50 रुपये महीना देती हूँ। मुझे लगता है कि ये वो लड़की है जिसके लिए मैं अपनी पत्रकारिता करती हूँ। ये वो लड़की है जिसके लिए मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। किसी सरकार के लिए नहीं, किसी सेठ के लिए नहीं, किसी कॉर्पोरेट हाउस के लिए नहीं। छत्तीसगढ़ में रहने वाली वो लड़की जो मुझे हर महीने 50 रुपये देती है और वक्त आने पे डांट देती है कि उसके मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया। एक रिटायर्ड टीचर जो कहती हैं कि मेरे पास आरफा जी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, 40 रुपए, जो देख सकते हैं आप, जो कमेंट्स होते हैं यूट्यूब के, उनमें आप देख सकते हैं कि कितना पैसा किसने डोनेट किया। 40 रुपए वहां लिखे हुए थे कि मेरे पास यही था जो मैंने आपको दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बोल रही हैं तो मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज है। किसान आंदोलन जब मैं कवर कर रही थी, मैं भी बहुत बार वहां गई, साल भर कोशिश की कि हर रोज कवरेज होता रहे। किसान आंदोलन के वक्त बहुत सारे लोग मिले वहां, मैं कहूंगी एक नया ऑडियंस एक तरह से तलाश किया गांव देहात में। एक वीडियो भी आपने देखा होगा, वायरल हो गया था काफी, जब मैंने पूछा उनसे कि मुझे पहचान लिया उन्होंने, मास्क मैंने लगाया हुआ था, मुझे पहचाना नहीं, मैंने मास्क लगा हुआ था, मेरा माइक देख के मुझे रोक लिया, दौड़ कर आए दूर तक और कहा कि आप वायर से हैं? तो मैंने कहा हाँ जी मैं वायर से हूँ। अच्छा, मैं आरफा खानम शेरवानी का कार्यक्रम देखता हूँ रोज। मैंने कहा अच्छा, मैंने अपना मास्क उतारा तो बहुत खुश हो गए। मैंने कहा कि क्या आप हमें देखते हैं? तो कहने लगे हमारा पूरा गांव द वायर देखता है। किसने कभी सोचा था? हमेशा लगता था कि इंटरनेट एक प्रिविलेज मीडियम है, सिर्फ उन लोगों का जिनके पास पैसा है, रसूख है, मोबाइल फोन जो उनके पास मौजूद है, इंटरनेट का कनेक्शन भी है। लेकिन जिस तरह से गांव देहात में ये यूट्यूब के जरिए द वायर, जो कि एलिट मीडिया भी कहा जा सकता है, अंग्रेजी माध्यम की वेबसाइट है, तो पूरा गांव द वायर देखता है। तो कैसे पूरे गांव को निराश किया जाए? इसलिए समझती हूँ कि बहुत जरूरी है बने रहना, टिके रहना। मैं भी वापस लौट रही थी एक विदेश यात्रा से, मेरी माँ भी मेरे साथ थी। एयरपोर्ट पे एक लड़का जर्मनी से लौट रहा था, उसने मुझे देखा, रोक लिया, कुछ देर बातें कहने लगा और कहने लगा कि मैं रहता विदेश में हूँ, लेकिन मुझे बहुत इस बात का एहसास है कि आपकी पत्रकारिता बहुत ज़रूरी है।
ये सब कह के बात खत्म हुई, हम लोग आगे बढ़ गए सामान लेकर। पीछे से वो दौड़ता हुआ आया और पूछा कि क्या आपकी ये माता जी है? मैंने कहा जी। बोला जरा रुक जाइए, एक बार इनके पैर छू लेता हूँ। और फिर मेरी माँ को कहा कि थैंक यू आंटी। तो यानी आप ये सोचिए कि लोगों के अंदर जिस तरह की एक भावना है, वो हर रोज, मैं समझती हूँ, मैंने आपको बताया अभी कि जिस तरह के दबावों से हम दो चार हैं, मरसिए लिखे जा रहे हैं, जनाजे उठाने की बात हो रही है कि वायर खत्म हो गया, तबाह हो गया, इस खतरे से और इस दबाव से कभी नहीं उबर पाएगा, कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। और ऐसे वक्त में वो 50 रुपए देने वाली लड़की, वो 40 रुपए देने वाले टीचर, वो पूरा गांव जो दो वायर देखता है, वो जो लड़का जो मेरी माँ के पैर छूता है, उनको हम निराश नहीं होने देंगे। और मैं समझती हूँ कि ये खास वक्त है जबकि पत्रकारिता की वो किताब उठाने का सही वक्त है जिसके हर पन्ने पे ये जड़ा हुआ है कि हमारा काम कितना जरूरी है। लोकतंत्र की हत्या के लिए वो समझते हैं, वो हमें इतना पता हो या ना हो कि हमारी कितनी जरूरत है, वो जरूर समझते हैं कि हम कितने जरूरी हैं, और इसीलिए समझते हैं कि अगर लोकतंत्र की संपूर्ण उन्हें हत्या करनी है तो उन्हें मीडिया की हत्या करनी जरूरी है। और इसीलिए वो हमारे जैसे हर व्यक्ति को सत्ता अपने रास्ते से हटा देना चाहती है। तमाम तरह का धन, बल और अहंकार लेकर आप ये देखिए कि जो सत्ता के नशे में जो मदमस्त हुए हैं, ये पूरे निरंकुश सत्ताधारी, वो ये समझते हैं कि अपने पैरों के तले वो हमें कुचल देंगे। जब सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस होता है तो फिर मुझे याद आती है कश्मीर के उन लोगों की जिनसे जो उनकी आज़ादी छीन ली गई, इतनी खामोशी के साथ। अब ये बताया जा रहा है कि सब कुछ कश्मीर में इतना बेहतर है कि कोई शिकायत नहीं है, पहले से ज़्यादा कश्मीर अब भारत का हिस्सा बन चुका है। मुझे ये तो नहीं मालूम कि कश्मीर का कितना इंडियनाइजेशन हुआ है, मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि इंडिया का कश्मीराइजेशन ज़रूर हुआ है। जिस तरह से यहाँ हमारे अधिकारों को, आज़ादी को कुचला जा रहा है, अब तक सिर्फ कश्मीर में होता था। यहाँ से कितने जो दूध की नदियाँ बहती आई थी अभी भारत के बाकी हिस्सों में, वो कितनी दूध की नदियाँ वहाँ पहुँची हैं मुझे नहीं मालूम। कितने लोगों के खाते में 15 लाख गए हैं मुझे नहीं मालूम। कितने लोगों के अच्छे दिन आए हैं कश्मीर में मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो अब तक कश्मीर में सिर्फ होता आया था कि न्यूज़ के ऑफिसेज में पुलिस के छापे, पत्रकारों का जेल जाना, उनका कत्ल होना, जो एक्टिविस्ट हैं हमारे सामाजिक करता है उनके सरों पर तलवार लटके रहना, जितने कमजोर तबके हैं उनको किस तरह से खाती के पैर के तले कुचला जाना, ये सब कुछ अब भारत में हो रहा है। जब मेरी हिम्मत कम होती है तो मैं उनके बारे में भी सोचती हूँ, तमाम किसानों के बारे में जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा तमाम तरह के मौसमों को झेल कर, कितने लोगों की वहाँ मौत भी हुई सरकार से, और ऐसे वक्त में जबकि इतनी मजबूत सरकार थी जिसका हिलना लगभग असंभव लगता था। उस वक्त में सरकार से एक तरह से मैं कहूँगी कि उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने वो टकराए, अपनी बात मनवाई। और सिर्फ ऐसा पिछले 8 साल में 2 मौक़ों पे हुआ है जब मोदी सरकार पीछे हटी हो, उसके कदम पीछे हटे हो। उसमें देश का सबसे कमज़ोर तबकों में से एक जो किसान तबका है वो भी शामिल था। और आखिर में फिर मैं याद करती हूँ शाहीन बाग की उन महिलाओं को, वो क्रांतिकारी, बेहतरीन, बहादुर महिलाएं जिन्होंने ऐसे वक्त में, जबकि नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रियता के चरम पर थे, पहले से भी ज्यादा मैंडेट के साथ 2019 में वो चुन के आए थे, ऐसे वक्त में उन्होंने सत्ता से लोहा लिया, उन्होंने जवाब मांगा। और मैं ये कहूँगी कि भारत को, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, जिसको हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं पिछले 8 साल में, शाहीन बाग की महिलाएं इन दोनों के बीच एक दीवार बन के खड़ी हो गई। और उन्होंने कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का सफर अगर हिंदू राष्ट्र तक होकर जाना है, इस संविधान की अगर हत्या होनी है, तो हमसे होकर, गुजर कर आपको जाना पड़ेगा। मैं उनसे प्रेरणा लेती हूँ और ये समझती हूँ कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कुलदीप नैयर जी, उनकी विरासत, उन्होंने हमसे भी ज़्यादा मुश्किल दौर देखा, हमसे ज़्यादा उनके बारे में कई बार जिक्र हुआ, उनकी किताबों के बारे में जिक्र हुआ। उन्होंने बंटवारे का दर्द झेला, उनके सीने में जितने जख्म थे, उन्हें मालूम था नफरत की कीमत क्या होती है, उन्हें पता था कि सभ्यताएं मिट जाया करती हैं, नफरत इतनी बड़ी चीज़ होती है, बंटवारा।
मैं बहुत ज़्यादा अपने कंधों पे इस वक्त एक जिम्मेदारी का बोझ महसूस कर रही हूँ और उम्मीद यह है कि इस बोझ को उतारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बेहतर से बेहतर पत्रकारिता की जाए। और अपने को आज तो मैं शायद उस योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं उस योग्य बनना चाहती हूँ जहाँ मैं कुलदीप नैयर की वारिस कहलाई जा सकूँ। और उन्हीं की विरासत का एक हिस्सा है कि मैं आप सबसे ये वादा करना चाहती हूँ कि ना तो मैं और मेरा संस्थान, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम किसी दबाव के तहत आएंगे। हम इसी तरह सत्ता से की आंख में आंख मिलाकर उनसे हमेशा सवाल पूछते रहेंगे और उन्हें हमेशा राजधर्म याद दिलाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।